आज घर में साहिल खान की दूसरी शादी का हंगामा मचा हुआ था। मेरी साहिल खान से पहले शादी सजा के तौर पर हुई थी। मैं नौकरों के क्वार्टर में सादा सा सूट पहने बैठी थी कि जब भी मुझे एक नौकरानी बुलाने आई और बोली कि बारात निकलने वाली है, चलो चलते हैं। मैं उसके साथ आई तो मेरी नजर साहिल खान पर पड़ी। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। मैंने फौरन अपनी नजरें हटा ली, तभी साहिल खान की नजर मेरे ऊपर पड़ गई और वो एक लम्हे के लिए हैरान रह गया। उसके दोस्त ने उसे होश में लाते हुए कहा, चलो देर हो रही है। बारात जैसे ही हॉल में पहुंची तो दुल्हन ने फौरन एक शर्त रख दी। उसने कहा कि पहले तुम्हें फिजा को तलाक देनी होगी। जब भी मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊंगी, मुझे कोई बटा हुआ मर्द नहीं चाहिए। ये सुनते ही साहिल खान की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो बोला, मेरा नाम फिजा है। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे तो मैं अपने चाचा के घर पली थी। वो मुझे जबरदस्ती पाल रहे थे। आज चाचा की बेटी नूरी की शादी साहिल खान के बड़े भाई आहान खान से हो रही थी। जीते रहो मेरे बच्चों, आज मेरे बड़े बेटों की खुशियों का दिन है। ऊपर वाला इस घर को कभी किसी की बुरी नजर न लगा दे। साहिल खान की माँ हीना अपनी कुर्सी पर बैठी सबको दुआएं दे रही थी। खान हाउस में हंगामा मचा हुआ था और बड़े आहान खान की मेहंदी की रात थी। अरे साहिल साहब, तुम्हारा भाई आहान कहाँ रह गया? उसे बुलाओ, बारात निकालें। उन्होंने खुशी से पूछा। वो कपड़े बदल रहा है, बस आता ही होगा। मैं भी उनके पास ही जा रहा था। साहिल खान हंसा और अपने दोस्तों की तरफ पलटा। चलो यार, उसे कांधों पर बिठा कर लाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज तो खान लोगों का जश्न है। दोस्त भी हंसी मजाक करने लगे और कमरे में जाकर आहान को छेड़ने लगे। यार दुल्हे, आज तो तुम बहुत जच रहे हो। भाभी तुम्हें देखकर ही बेहोश हो जाएंगी। एक दोस्त ने हंसते हुए कहा। पता नहीं यार, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, आहान ने घबराते हुए कहा। तभी साहिल खान मुस्कुराया। घबराने की क्या बात है, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। और सब हंसते हुए बाहर आने लगे। हवेली वालों, गजब हो गया। किसी ने बड़े खान आहान साहब को गोली मार दी है और उनके शरीर से लगातार खून बह रहा है और वो जमीन पर निढाल पड़े हैं। अचानक बाहर से किसी नौकर ने भागते हुए आकर चीख मारी। ये सुनते ही हंसी मजाक का माहौल एकदम मातम में बदल गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा भाई तो अभी मेरे साथ था। साहिल खान दौड़ता हुआ बाहर भागा, जहां हवेली के दरवाजे पर आहान खान जमीन पर पड़ा हुआ था। उठाओ इसे जल्दी, हॉस्पिटल लेकर चलो, गाड़ी निकालो। साहिल खान का गुस्सा आसमान पर पहुंचा हुआ था और उसकी आंखों में बदले की आग भड़क रही थी। दीदी, आप परेशान लग रही हैं, क्या मैं थोड़ा सा शरबत बना लाऊं? मैंने मोहब्बत भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं फिजा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। दुआ करना कि सब ठीक से हो जाए। दुल्हन बनी नूरी ने चेहरे की घबराहट छुपाते हुए जवाब दिया, क्योंकि हमारे घर का गेस्ट हाउस सज चुका था और नूरी को मेहंदी लग चुकी थी। तभी अचानक बाहर से शोर मचा और नूरी के भाई आदिल का दूल्हे आहान के साथ आपस में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था और बात इतनी बढ़ गई कि आदिल ने गुस्से में आकर आहान पर हमला कर दिया। दीदी, आप हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आप रोना बंद करिए। मैं जो अनाथ थी और अपने इस चाचा के घर पर परवरिश पा रही थी, मैं आगे बढ़ी और नूरी को बाजू से पकड़कर सहारा देते हुए तसल्ली देने लगी। दूर हो जा मेरी नजरों से मनहूस। ना जाने कौन सी बुरी घड़ी थी जब तो इस घर में आई थी। मेरी सारी खुशियां बर्बाद हो गई हैं। नूरी ने गुस्से और दुख से मुझे जोर से धक्का दे दिया। इधर हॉस्पिटल आईसीयू के बाहर साहिल खान सर झुकाए खड़ा था। हम उन्हें बचा नहीं सके। उनके जख्मों का खून रुक नहीं रहा था। हम आपसे माफी चाहते हैं। ये सुनते ही साहिल खान दीवारों से टकराने लगा। क्यों छोड़ गए भाई आप मुझे? मैं उस खानदान का वो हाल करूंगा कि लोग डर जाएंगे। साहिल खान ने रोते हुए चीख मारी और अपने तड़पते हुए भाई को हॉस्पिटल छोड़कर अपने खास आदमी के साथ खतरनाक हथियार पकड़े और सीधा हमारी हवेली में आ पहुंचा।
कहाँ छुपा है वो बुज़दिल, बाहर निकालो वरना इस हवेली को बर्बाद कर दूंगा और इसमें मौजूद हर इंसान को जिंदा जला दूंगा। साहिल खान भड़का और आसमान की तरफ जोरदार धमाके करने लगा। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। बताओ कहाँ है तुम्हारा भाई, मैं उसकी निशानियां मिटा दूंगा। साहिल खान की नजर डरे सहमे मेरे ऊपर पड़ी तो उसने आगे बढ़कर मेरा बाजू दबोच लिया और जोर से पूछा, मैं नहीं जानती, मैं तो अनाथ हूँ और दुल्हन की कजिन हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, ऊपर वाले के वास्ते मुझे जाने दीजिए। मेरे माँ बाप नहीं हैं, मेरा इस सब में कोई कसूर नहीं है। मैं रोते हुए हाथ जोड़कर बोली थी, अगर दुल्हन की बहन हो तो चिल्लाकर बुलाओ अपने कातिल भाई को, वरना भी इसी वक्त तुम्हारी जान ले लूंगा। साहिल खान ने अपने हाथ में पकड़ा हथियार मेरे सर पर रख दिया। भैया बाहर आइए, देखिए लोग हमें मार रहे हैं, मुझे बचा लीजिए चाचा। मैं चिल्लाई लेकिन कोई मेरी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। तभी अचानक उसके मोबाइल पर हॉस्पिटल से मैसेज आने लगे, अपने भाई से कहना कि अपनी आखिरी सांस गिनना शुरू कर दे, मैं वापस आऊंगा। वो मुझे जमीन पर फेंक कर वहां से निकल गया। अस्पताल पहुंचकर पता चला कि आहान इस दुनिया से जा चुका है। इधर घर में मुझे डर के मारे बहुत तेज बुखार चढ़ गया। हम कल पंचायत बिठाते हैं और खान लोगों के गुस्से को ठंडा करने के लिए हम बदला कर लेंगे, वरना वो मेरे बेटे को नहीं छोड़ेंगे। चाचा ने बेबसी से बंद कमरे में अपनी बीवी से कहा, सानिया तुम फिजा को ढूंढो, उस अनाज से अब यही फैसला करवाना है। इस मुसीबत से हमें बस वही निकाल सकती है। चाची ने हाँ के इशारे में सर हिलाया और डरी हुई आवाज में बोली, आप फिक्र मत करिए, मैं उसे बदले में भेज दूंगी, बस मेरा बच्चा बचा रहे किसी तरह। मैंने बिस्तर पर पड़े पड़े दिल ही दिल में सोचा, बेचारी नूरी दीदी की तो सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। पहले शादी टूटी और अब उनको बदले की सजा भुगतनी पड़ेगी। उन लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा किया है। दीदी आप हिम्मत मत हारिए, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। दुख बांटने की नियत से मैं हिम्मत करके उठी और नूरी दीदी के कमरे में उन्हें गले लगाने के लिए चली गई। तुम अनाथ हो और अनाथ ही रहोगी, मेरी हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है, जाओ मेरे कमरे से बाहर, बदतमीज लड़की। लेकिन नूरी ने मेरे ऊपर अपना सारा गुस्सा उतारते हुए मुझे बुरा भला कहकर बिना सोचे समझे धक्का दे दिया। अगले दिन गांव में बहुत बड़ी पंचायत की बैठक शुरू हुई। लोग दूर दूर के जमा हुए थे। मैं नूरी की भाई की गलती की माफी मांगता हूँ और उसके बदले में अपनी अनाथ भतीजी फिजा को बदले के तौर पर पेश करता हूँ। हमारे पास यही रास्ता है। चाचा ने भरी पंचायत के सामने बेशर्मी से ऐलान किया और इस ठंडी बात ने मेरी दुनिया बर्बाद कर दी। मैं इस बदले वाली लड़की को कभी नहीं अपनाऊंगा। मैं अपने भाई की जान का बदला खुद अपने हाथों से लूंगा। मुझे बदला चाहिए। इस सब से साहिल खान अपने बाप के सामने सख्त गुस्से में चिल्लाया और पूरी पंचायत में खड़ा हो गया। बेटा होश से काम लो, यही हमारा बेहतर फैसला है। वक्त आने पर हम और रास्ते निकाल लेंगे, लेकिन अभी गांव के मर्दों के सामने हम बदला लेने से इनकार नहीं कर सकते। तुम उस लड़की को अपना लो। काशिफ साहब ने सुकून से लेकिन आखिरी फैसले के तौर पर समझाया, ये सजा नहीं, मेरी जीते जी मौत है। मुझे ये भतीजी इन जालिमों के घर से नहीं चाहिए। लेकिन अब साहिल खान की बात नहीं सुनी जा सकती थी। ऊपर वाले के वास्ते चाची, मुझे वहां मौत के मुंह में मत भेजिए। मैंने अपनी चाची के सामने रोते हुए दोनों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की, चुप कर और अपनी किस्मत अपना ले, वरना यहाँ हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। खबरदार, अगर एक शब्द और भी बोला तो जुबान खींच लूंगी। लेकिन जुबान में मुझे एक जोरदार थप्पड़ मिला और मुझे जबरदस्ती खींचकर शादी के लिए बिठा दिया गया। मैं उन जालिमों के साथ नहीं जा सकती, मेरी मदद करिए, कोई तो मुझे बचाइए, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं शादी के वक्त भी रोती रही, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी और सारे गांव वालों के सामने मुझ मासूम और गुस्से से भरी साहिल खान की शादी हो गई। सब दफा हो जाओ यहाँ से 1 मिनट में, कोई रुका तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मेरी नजरों से दूर हो जाओ।
शादी के फौरन बाद साहिल खान इतने गुस्से में आ गया था कि गुस्से में किसी एक इंसान की तरफ भी नहीं देखा और चिल्लाता हुआ सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर अकेले अपने घर की तरफ चलता बना। चलो तुम भी अब पैदल दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारा पति तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए छोड़ गया है। अब रो रो कर वहां पहुंचो ताकि उनको तरस आ जाए। नूरी ने ताना मारते हुए मुस्कुराहट के साथ मुझे जोर से धक्का दिया और मुझे एक काम से खेत में मजदूरी करने वाली नौकरानी के साथ पैदल ही इतने लंबे कच्चे रास्ते में खान हवेली के पीछे पहुंचा दिया। माँ पापा आप कहाँ चले गए? अगर आज आप लोग जिंदा होते तो किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखता। काश काश आप मुझे भी अपने साथ इस दुनिया से ले गए होते। सारे रास्ते में बेबस अनाथ लड़की लगातार रोती रही और आंसू साफ करते हुए आने वाली खतरनाक और अंधेरी जिंदगी के बारे में सोच कर थर थर कांपती रही। यहाँ तक कि हवेली आ गई। किसकी इजाजत से तुम इस लड़की को मेरे दरवाजे के अंदर लाई हो? निकल जाओ और तुम भी निकलो यहाँ से, वरना मेरी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी। घर जाकर साहिल ने अपने कमरे की सारी कीमती चीजों को जमीन पर दे मारा था और नौकरानी को मेरे साथ वहां चौखट पर देखते ही उसने नौकरानी को तेज आवाज में डांटा और फिर डरती हुई मेरी तरफ मुड़कर मुझे दोनों बाजू से पकड़कर दरवाजे से बाहर निकाल दिया। मैं तुम्हारी गंदी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, समझी तुम? दूर हो जाओ मुझसे और यहाँ दिखाई मत देना। दरवाजा बाहर से जोर से बंद करते हुए उसने वही शब्द दोबारा दोहराए और अब मैं वापस उस ठंडे दरवाजे के बाहर अकेली बैठी आंसू बहा रही थी और कांपती हुई अपना वक्त गुजार रही थी। आखिर जब रात का अंधेरा बहुत बढ़ गया और मुझे बहुत ठंड महसूस हुई तो मैंने मजबूरी में अपनी हिम्मत जमा करके उस बंद दरवाजे को दोबारा हल्के हल्के खटखटाया। तुम्हें एक बार मेरी बात समझ नहीं आती कि क्या कहा है मैंने? दोबारा मेरा दरवाजा मत खटखटाना। आई समझ? अगर मेरी आंख खुली तो तुम्हारी खैर नहीं। दरवाजा खुलते ही साहिल खान गुस्से से आग बबूला होते हुए मुझ छोटी सी सहमी हुई लड़की पर भड़क उठा और जोर से दरवाजा मेरे मुंह पर दे मारा। रोती क्यों हो लड़की? उठो यहाँ से। अगर बड़े साहब ने तुम्हें दोबारा यहाँ देख लिया तो तूफान आ जाएगा। सुबह की हल्की रोशनी में रिया आंटी फर्श पर सर्दी से सिकुड़े हुए मुझे कांधे से हिलाकर बोली तो मैं घबराकर उठ बैठी। आंटी, मुझे अंदर नहीं जाने दिया उन्होंने। सारी रात मैं यही सर्दी में बैठी रही। मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। मैं रोते हुए बोली, अरे चुप कर जा मेरी बच्ची, ये खान की हवेली है। यहाँ बदले में आने वाली लड़कियों के साथ ऐसा ही सुलूक होता है। चल मेरे साथ, पीछे नौकरों के क्वार्टर हैं, मैं तुझे कुछ खाने को दे देती हूँ। रिया आंटी मुझे सहारा देकर उठाने लगी कि अचानक पीछे से एक कड़कदार आवाज आई, रुक जाओ रिया, इसे कोई सहारा देने की जरूरत नहीं है। हीना मैडम अपने कमरे से निकलकर आ चुकी थी और उनकी आंखों में मेरे लिए बहुत नफरत भरी हुई थी। मैडम, मैं तो बस इसे। उन्होंने हाथ के इशारे से रिया को चुप करवाया और मेरे पास आकर नफरत से बोली, सुन लड़की, तुम इस घर की बहू नहीं हो, तुम हमारे माथे पर लगा हुआ वो दाग हो जिसे हम मिटा नहीं सकते। इसीलिए आज के बाद तुम्हारा इस हवेली के अंदर आना बिल्कुल बंद है। तुम पिछले हिस्से में नौकरों के साथ रहोगी, वही सूखी रोटी खाओगी और उनके साथ मिलकर हवेली का सारा काम करोगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई? जी मैडम, मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप कह रही हैं। मैंने कांपते हुए सर झुकाकर जवाब दिया। तो जाओ और जाकर लॉन की सफाई शुरू करो। मैडम ने सख्त ऑर्डर दिया और वापस मुड़ गई। मैं खामोशी से आंसू बहाते हुए हवेली के पिछले हिस्से की तरफ चल पड़ी, जहां मुझे एक छोटी सी कोठरी दी गई थी। वहां अनीका नाम की एक बहुत बोलने वाली चंचल सी नौजवान नौकरानी पहले से मौजूद थी। तुम नई आई हो ना? सुना है तुम बड़े खान के बदले में आई हो। अनीका ने मुझे देखते ही एक सांस में सवाल किया। हाँ, मेरी किस्मत मुझे यहाँ लेकर आई है। मैंने अपना सामान एक कोने में रखते हुए दुख से कहा, रो मत फिजा, हम सब गरीबी हैं। तुम मेरे साथ मिलकर काम कर लिया करना, मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूंगी। वैसे भी अकेले काम कर कर मेरा तो दिमाग पक गया था। अच्छा हुआ तुम आ गई।
अब हम दोनों मिलकर हीना मैडम की डांट खाया करेंगे। अनीका ने हंसते हुए मेरे कांधे पर हमदर्दी से हाथ रखा। थैंक यू अनीका, तुम बहुत अच्छी हो। बस मुझे बता देना कि क्या क्या काम करना है, मैं सब कर लूंगी। मैंने अपने आंसू साफ करते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। लो भाई अनीका, आज तो तुमने खाने में इतना नमक डाल दिया है कि खाकर खान लोगों का ब्लड प्रेशर आसमान से बातें करेगा और फिर वो सारा गुस्सा हम गरीबों पर निकाल देंगे। रिया आंटी ने किचन में आते हुए हंसते हुए कहा। आंटी, आप भी ना बस मुझे डराती रहती हैं। मैंने तो चुटकी भर नमक डाला था, पता नहीं कैसे तेज हो गया। अब अगर हिना मैडम ने कुछ कहा तो मैं सीधा कह दूंगी कि ये खाना फिजा ने बनाया है। अनीका ने मुंह बनाते हुए शरारत से जवाब दिया। अरे नहीं अनीका, मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। हिना मैडम मुझे कच्चा चबा जाएंगी। मैं घबरा कर बोली। अगले ही पल आंटी बोली, वो तो मजाक कर रही है, तो इसकी बातों में मत आया कर। रिया आंटी ने प्यार से मेरे माथे पर हाथ फेरा और उसी दिन से मेरी एक नई और बहुत ही कठिन जिंदगी की शुरुआत हो गई। मैं सुबह सवेरे उठती, सारा दिन हवेली के बड़े बड़े लॉन धोती, नौकरों के लिए खाना बनाती और रातों को थक हार कर अपनी छोटी सी चरपाई पर गिर जाती। कई बार काम करते हुए मेरे हाथ छिल जाते, लेकिन मैं किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती थी। एक दिन मैं हवेली के बड़े लॉन में भारी कालीन साफ कर रही थी कि अचानक साहिल खान अपने कमरे से बाहर आया। उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और वो कहीं जाने के लिए जल्दी में था। उसकी नजर अचानक मेरे ऊपर पड़ी, जो पसीने में भीगी हुई थी और भारी कालीन को खींचने की कोशिश कर रही थी। साहिल के कदम एक पल के लिए रुके। उसके दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। उसने सोचा कि ये वही नाजुक सी लड़की है जिसे उसने कल रात रोते हुए देखा था और आज वो इतने मुश्किल मुश्किल काम कर रही है। क्या देख रहे हो बेटा? हीना मैडम की आवाज ने साहिल खान को चौंका दिया। कुछ नहीं माँ, बस निकल रहा था एक जरूरी काम से। साहिल ने अपनी नजरें चुराई। इधर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है साहिल, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। और वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए एक खुशखबरी सोची है। हीना मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसी खुशखबरी माँ? साहिल खान ने उलझन से पूछा। मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोच रही हूँ। हमारी ही बराबरी की एक लड़की है, तुम कहो तो बात पक्की कर दूं। हीना मैडम ने उसके कांधे पर हाथ रखते हुए कहा। माँ, अभी इन बातों का वक्त नहीं है। मेरे भाई के जाने का दुख अभी ताजा है। साहिल ने बहुत ही सीरियस होकर जवाब दिया। वो दुख अब कभी खत्म नहीं होगा मेरे बच्चे, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं है, तो इस लड़की को भूल जाओ। वो अब इस घर की नौकरानी है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करो। मैं आज ही उन लोगों से बात करती हूँ। हीना मैडम ने पक्के अंदाज में कहा। जो आपकी मर्जी, जो आपको बेहतर लगे माँ, मैं आपके फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगा। वैसे भी मुझे इस लड़की से कोई हमदर्दी नहीं है। बस ध्यान रखना कि शादी फौरन ना की जाए। साहिल खान ने सख्त लहजे में कहा और हवेली से बाहर निकल गया। ये खबर हवेली के नौकरों में आग की तरह फैल गई। अरे फिजा, तुमने सुना? साहिल खान की दूसरी शादी तय हो रही है। अब तो हवेली में खूब हंगामा होने लगेगा और हमें नए कपड़े भी मिलेंगे। अनीका ने दौड़ते हुए आकर मुझे खबर दी। मैं जो इस वक्त बर्तन धो रही थी, मेरे हाथ एक पल के लिए रुक गए, लेकिन फिर मैं दोबारा अपने काम में लग गई। अच्छा है अनीका, शादी हो जाएगी तो शायद मुझे इस कैद से थोड़ी सी आजादी मिल जाएगी। वो अपनी नई बीवी के साथ खुश रहेंगे और मुझे भूल जाएंगे। मैंने एक गहरा सांस भरते हुए जवाब दिया। तुम पागल हो फिजा, तुम्हारा पति दूसरी शादी कर रहा है और तुम्हें कोई दुख नहीं हो रहा। एक औरत के लिए इससे बड़ी क्या सजा हो सकती है? अनीका ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए पूछा। दुख कैसा अनीका? मेरा उनसे रिश्ता ही क्या है, सिवाय नफरत के? उन्होंने मुझे कभी बीवी माना ही नहीं, तो मैं क्यों उन पर अपना हक जताऊं? मेरी तो बस यही दुआ है कि वो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मेरी आवाज में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देखते ही देखते 3 साल गुजर चुके थे। मैं कभी भी साहिल खान के सामने नहीं आती थी। साहिल खान की दूसरी शादी की तैयारी शुरू हो गई और हीना मैडम ने जानबूझकर हवेली के सबसे मुश्किल और थका देने वाले काम मुझे दे दिए।
ताकि मुझे मेरी औकात याद दिलाती रहें। फिजा, तुमने सारे मेहमानों के कमरे साफ करने हैं और रात तक सारे बिस्तरों की चादरें भी बदल देनी है। कोई काम अधूरा नहीं रहना चाहिए, वरना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। हीना मैडम ने सख्त लहजे में हुक्म दिया। जी मैडम, मैं सब कुछ कर लूंगी, आप फिक्र मत करिए, मैंने सर झुकाकर कहा और अपने काम में लग गई। सारा दिन काम करने के बाद जब मैं रात को थक कर अपने क्वार्टर में वापस आई तो मेरे कदमों में चलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मुझे अगले दिन की फिक्र सता रही थी। फिजा, तुम थक गई हो, आओ थोड़ा आराम कर लो, कुछ खा लो, सुबह से तुमने पानी का एक घूंट भी नहीं पिया। अनिका ने मुझे बैठने का इशारा किया। नहीं अनिका, अभी बहुत काम बाकी है, कल मेहंदी है और हीना मैडम ने कहा है कि फूलों की सारी सजावट मुझे ही करनी है। मैंने थकी हुई आवाज में कहा, ऊपर वाला पूछेगा इन जालिमों से, एक मासूम जान पर इतना जुल्म करते हैं, इनका दिल नहीं कटता। अनिका ने गुस्से से कहा, ऐसा मत कहो अनिका, ये मेरी किस्मत का लिखा है जो मुझे भुगतना पड़ रहा है। बस दुआ करो कि ये वक्त जल्दी से गुजर जाए। मैंने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा। अगले दिन हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ शोर मचा हुआ था और मैं एक मशीन की तरह काम कर रही थी। मेरी चाची भी मेहमान बनकर हवेली में आई हुई थी और मुझे देखकर उन्होंने ताने भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे फिजा, तू तो बिल्कुल सचमुच की नौकरानी लग रही है। अच्छा हुआ मेरे बेटे की जान छूट गई तुझ जैसी मनहूस से। चाची, आपको ये सब कुछ कहकर खुशी मिल रही है तो शौक से कहिए, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है। मैंने आंखें झुकाकर नरमी से जवाब दिया और वहां से चली गई। शाम के वक्त जब मेहंदी का फंक्शन शुरू होने वाला था तो रिया आंटी ने मुझे थाल पकड़ाते हुए कहा, फिजा बेटी, ये थाल साहिल खान के कमरे में रखाओ, मैं किचन में जा रही हूँ, मुझे वहां पर बहुत काम है। आंटी, मैं वहां नहीं जा सकती, मेरी हिम्मत नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं करते, वो मुझे बहुत डांटेंगे। मैंने डरते डरते बोला, अरे पागल, उन्हें आने में देर है, कमरा खाली होगा, जल्दी से रखकर वापस आ जाना। रिया आंटी ने तसल्ली दी और मैं ये सोचकर कि वो इस वक्त घर पर नहीं होंगे, डरती डरती उनके कमरे में चली गई। कमरे में जाकर देखा तो कमरा बिल्कुल खाली था। मैंने दिल ही दिल में शुक्रिया किया कि अच्छा है कमरे में कोई नहीं है, वरना पता नहीं आज मेरा क्या हाल होता। मैं दिल ही दिल में सोचकर थाल रख रही थी कि अचानक बाथरूम का दरवाजा खुला और मेरी तो जैसे जान निकल गई थी। जबकि साहिल खान तो मुझ खूबसूरत लड़की को देखकर पूरी तरह हैरान रह गया था, जो इन 3 सालों में इतना बदल गई थी और अब मैं अपने बचपन से निकलकर एक बहुत खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। रुको, वही कहाँ जा रही हो? साहिल खान की भारी और सख्त आवाज ने कमरे के सुकून को तोड़ा। मेरे कदम वही जम गए और मेरा दिल डर से कांपने लगा। जी, मैं तो बस ये थाल रखने आई थी, मैं भी चली जाती हूँ, मैं हकलाते हुए बोली। तुम मेरी इजाजत के बिना इस कमरे में कैसे आई? क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने क्या कहा था? साहिल खान मेरे पास आते हुए बोला, और ये चोट के निशान कैसे हैं? मैं खामोश हो गई थी। मैंने तुमसे कुछ पूछा है लड़की, ये तुम्हारे चेहरे और बाजू पर इतने गहरे नील कैसे पड़े हैं? किसी ने तुम्हें इतनी बेदर्दी से मारा है? जवाब दो मुझे। साहिल खान ने मेरे और पास आते हुए बहुत गुस्से और हैरत से पूछा तो मैं डर से पीछे हटती हुई सर दीवार के साथ लगा गई। वो तो बस मैं फिसल कर गिर गई थी, इसलिए चोट लग गई, मुझे किसी ने नहीं मारा, आप मुझे जाने दीजिए, हीना मैडम नाराज हो जाएंगी। मैंने हकलाते हुए झूठ बोला और अपनी डगमगाती हुई नजर चुरा ली। झूठ मत बोलो फिजा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हारी इन खोखली और फालतू की बातों में आ जाऊंगा। ये किसी के मारने के सख्त निशान हैं और तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मुझे उस इंसान का नाम बताओ जिसने इस हवेली में तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत की है। साहिल खान ने मेरा बाजू सख्ती से मगर एक अजीब सी फिक्र के साथ पकड़ लिया। मुझे दर्द हो रहा है खान साहब, प्लीज मेरा बाजू छोड़ दीजिए। मैंने कहा ना कि मैं गिर गई थी, आपको मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? आप तो मेरी सूरत भी देखना पसंद नहीं करते थे और मुझे धक्के देकर इस कमरे से निकाला था, फिर आज ये अचानक हमदर्दी कैसी?
میں نے اپنے آنسو روکتے اور ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شکایت کی۔ ساحل خان میرے اس اچانک اور سچے سوال پر ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا اور اس کی پکڑ خود بخود ڈھیلی پڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ ساحل خان کچھ اور کہتا، اس نے باہر سے ریا آنٹی کو آواز دی، ریا ادھر آؤ اور مجھے سچ سچ بتاؤ، کس لڑکی کو کس نے مارا ہے؟ تم جانتی ہو کہ میں جھوٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر تم نے جھوٹ بولا تو تمہاری کھیر نہیں ہوگی۔ ساحل خان کی زوردار آواز سن کر ریا آنٹی کانپتی ہوئی اندر آئی۔ خان صاحب، مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو بس اپنے کچن کے کاموں میں لگی رہتی ہوں، مجھے کسی کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا۔ اور ہینا میڈم کہتی ہیں کہ سب اپنے کام سے کام رکھا کرو، اسی لیے کوئی کسی پر دھیان نہیں دیتا ہے۔ ہم سب اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ ان کی یہ چوٹ کیسے لگی ہے۔ ریا آنٹی نے ڈرتے ڈرتے نظر جھکاتے ہوئے کہا، جھوٹ مت بولو ریا، اگر تم نے سچ نہیں بولا تو میں سارے نوکروں کو باہر نکال کر پھینک دوں گا۔ اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا اور تم سب کا وہ حال کروں گا کہ تمہیں کہیں پر بھی نوکری نہیں ملے گی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ اس لڑکی کے چوٹ کیسے لگی ہے، اور اتنی گہری چوٹ اور یہ گرنے سے تو نہیں لگ سکتی، یہ کسی کے مارنے کے نشان ہیں۔ تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ اس لڑکی کو کس نے مارا ہے۔ اگر تم نے مجھے سچ نہیں بتایا تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ پوری دنیا دیکھے گی۔ ساحل خان نے غصے سے کہا، ارے بدتمیز لڑکی، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں نے تجھے کچھ کام کرنے کے لیے بھیجا تھا اور تو یہاں میرے بیٹے کے سر پر سوار ہو گئی۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنی اوقات بھول گئی ہے تو؟ نکل جائے یہاں سے اور دوبارہ اس کمرے میں قدم مت رکھنا۔ اگر تو دوبارہ مجھے اس کمرے میں نظر آئی تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گی اور تجھے اس گھر سے نکال کر باہر پھینک دوں گی۔ اچانک دروازے پر ہینا میڈم کے غصے بھری زوردار آواز گونجی تو میں نے جلدی سے اپنا بازو چھڑایا۔ جی میڈم جی، میں تو بس جا ہی رہی تھی، آپ نے جو مجھے کام بتایا تھا وہ میں نے کر دیا ہے۔ اگر میرے لیے کوئی اور کام ہو تو مجھے بتا دیجیے، میں یہاں پر خود نہیں رکی تھی، میں گھبراہٹ میں اپنی بات پوری نہیں کر سکی اور تیزی سے نظریں جھکائے کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ ماں، آپ نے اس لڑکی کو کیوں ڈانٹا؟ میں اسے بس یہ پوچھ رہا تھا کہ اس کے چہرے پر یہ زخموں کے نشان کیسے آئے ہیں، کسی نے اسے بہت بری طرح مارا ہے؟ آپ مجھے پوچھنے تو دیتی، وہ ایک نازک سی لڑکی ہے، کسی نے اسے اتنی بے دردی سے مارا ہے کہ اس کے چہرے اور ہاتھوں پر نشان صاف نظر آ رہے ہیں، اور وہ کوئی گرنے کی وجہ سے چوٹ نہیں لگی ہے، اسے پکا کسی نے مارا ہے۔ ایک بار مجھے پوچھنے تو دیتی آپ۔ ساحل خان نے اپنی ماں کی طرف مڑتے ہوئے بہت ہی الجھن اور غصے سے پوچھا، ارے بیٹا، تو کیوں اس دشمن کی بیٹی کی اتنی فکر کر رہا ہے؟ کسی نوکر سے لڑ پڑی ہوگی یا سچ میں کام کرتے ہوئے گر گئی ہوگی، ہمیں اس سے کیا؟ تو بس اپنی آنے والی دلہن کے بارے میں سوچ، کل تیری بارات جانی ہے اور تو یہاں اس منحوس لڑکی کے زخم گن رہا ہے۔ یہ تیرے بھائی کے قاتلوں کے خاندان سے ہے، اور یہ مت بھولنا کہ یہ لڑکی بدلے میں آئی ہے، ہمیں اس سے ہمدردی دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بھائی نے میرے بیٹے کو مارا تھا، میں کبھی بھی اسے معاف نہیں کر سکتی، اور تو بھی اس بات کو یاد رکھنا کہ یہ صرف ایک نوکر کی حیثیت سے اس گھر میں رہتی ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں اسے ایک منٹ کے لیے بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتی، میں اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیتی، بس میں نے گاؤں والوں کے ڈر سے اسے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، ورنہ مجھے تو اس سے بہت ہی نفرت ہے۔ ہینا میڈم نے پاس آ کر اس کے ماتھے کو چوما اور بات ٹالنے کی کوشش کی۔ ماں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میرا دل اتنا بے چین کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے چہرے کے وہ نیل دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے دل پر چوٹ لگائی ہو۔ مجھے اس سے اتنی ہمدردی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ میں تو اس سے بہت نفرت کرتا تھا، پتہ نہیں اسے دیکھ کر میرے دل میں درد کیوں اٹھتا ہے۔ آج اس کی چوٹ دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا ہو، پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ساحل خان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور بہت ہی الجھے ہوئے انداز میں اپنے دل کا حال بتایا۔ یہ بس تیرا وہم ہے میرے بچے، تو بہت نرم دل انسان ہے، اس لیے تجھے اس کی حالت پر بہت زیادہ ترس آ رہا ہے، بس اور کوئی بات نہیں ہے۔ تجھے اس کے اوپر ترس کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
तू बस ये याद रख कि वो हमारे दुश्मन की बेटी है, उसने तेरे भाई की जान ली है। तुझे उससे हमदर्दी करने की कोई जरूरत नहीं है और उसके बारे में सोचने की भी कोई जरूरत नहीं है। उसे बिल्कुल भूल जा, ऐसा सोच जैसे वो इस घर में रहती ही नहीं। चल अब जल्दी से सो जा, कल बहुत बड़ा दिन है और हमें बहुत सी तैयारी करनी है। सुबह सवेरे उठना है। हीना मैडम ने उसे तसल्ली दी और कमरे से चली गई। लेकिन साहिल खान की आंखों से नींद बहुत दूर जा चुकी थी। वो सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और मेरा मासूम और जख्मी चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आता रहा। रात के पिछले पहर जब वो छत पर खड़ा अकेला टहल रहा था तो उसका दोस्त सिकंदर वहां गया। क्या बात है खान साहब, कल तो तेरी शादी है और तू ऐसे परेशान खड़ा है जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ तेरे सर पर हो। खुश हो जा बेटे, सिकंदर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। सिकंदर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिल और दिमाग बहुत अजीब सी जंग लड़ रहा है। मैं उस लड़की से नफरत करना चाहता हूँ जिसके खानदान ने मुझसे मेरा भाई छीना, लेकिन जब मैं उसे तकलीफ में देखता हूँ तो मेरी अपनी जान निकलने लगती है। आज वो मेरे कमरे में आई थी और उसके चेहरे और हाथ पर इतने बड़े बड़े नील पड़े हुए थे जैसे उसको किसी ने बहुत ही बेदर्दी से मारा हो। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं काम करते हुए गिर गई थी, लेकिन उसकी चोट देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसकी चोट देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे मुंह पर किसी ने थप्पड़ दे मारा हो। उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। साहिल खान ने बेबसी से अपने दोस्त की तरफ देखा। अरे यार, तू तो सच में मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कल तेरी बारात है और अब इन फालतू बातों का कोई फायदा नहीं। तू बस अपने खानदान की इज्जत का सोच और जाकर सो जा। अब तुझे उस लड़की के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तू बस यही सोच ले कि वो तेरे दुश्मन की बेटी है और उसे भूल जा। कल तेरी बारात है, तुझे अपने खानदान की इज्जत रखनी है। चल अब जाकर सो जा, बहुत रात हो चुकी है। सिकंदर ने उसे समझाया और वहां से चला गया। अगले दिन हवेली में बारात की तैयारी आसमान पर थी और सब नौकरों ने भी नए और साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। मैं अपने छोटे से कमरे में खामोशी से बैठी थी कि अचानक मेरी सानिया चाची, जो मेहमान बनकर आई हुई थी, मेरे क्वार्टर में आ गई और क्वार्टर में आते ही इधर उधर देखने लगी। अरे फिजा, तू तो सच में यहाँ की नौकरानी बनकर रह गई है। मैंने तो सोचा था शायद खान साहब तुझे पत्नी का दर्जा दे देगा, लेकिन तेरी औकात तो इस हवेली के बर्तन धोने की है। देख, आज मेरा बेटा तो बच गया और तू यहाँ गरीबों की तरह बैठी है। अच्छा हुआ कि हमने तुझे बदले में दे दिया था, वरना मेरे बेटे की जान चली जाती। चल तू किसी काम तो आई। चाची ने बहुत ही ताने भरे और जहरीले लहजे में कहा। चाची, आपको खुशी मिल रही है तो आप शौक से हंस लीजिए, लेकिन याद रखना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ऊपर वाला सब देख रहा है, वो मेरा बदला जरूर लेगा। मैंने नजरें झुकाई और बहुत ही सख्ती से जवाब दिया। अरे जा जा, बड़ी आई अच्छी बनने वाली लड़की। अब जल्दी से जाकर मेहमानों के लिए शरबत बना। चाची ये कहती हुई बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद अनीका वहां आई। अरे वाह फिजा, आज तो तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। इस सादे से जोड़े में भी तुम्हारी खूबसूरती चांद की तरह चमक रही है। अनीका ने मुझे तैयार होते देखकर खुशी से कहा। अनीका, तुम भी ना बस मुझे खुश करने के लिए कुछ भी कहती रहती हो। मुझ जैसी गरीब लड़की के पास कहाँ खूबसूरती है। ये तो बस पुराने कपड़े हैं जो रिया आंटी ने मुझे दिए थे। मैं बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हूँ। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और अपने दुपट्टे को ठीक करने लगी। नहीं फिजा, सचमुच तुम आज बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। अगर खान साहब ने तुम्हें देख लिया तो अपनी नई दुल्हन को भूल जाएंगे। अनीका ने शरारत से आंख मारी। अरे बस कर दे अनीका, क्यों गरीब को सता रही है? वो तो वैसे ही इतनी उदास है। रिया आंटी ने चूल्हे पर रोटियां बनाते हुए टोका। नहीं आंटी, मैं तो सच कह रही हूँ। आप खुद देखिए, हमारी फिजा किसी परी से कम नहीं लग रही। अनीका ने जिद करते हुए कहा। चुप कर जा पागल लड़की, अगर हीना मैडम या किसी और ने तेरी ये बकवास सुन ली तो मेरी खाल उतार दी जाएगी। चल जल्दी कर, हमें बारात के साथ जाने वाली गाड़ियों में सामान भी रखवाना है।
मैंने जल्दी से कहा और डरते हुए बाहर की तरफ चल पड़ी। जब मैं सामान रखवाकर मुड़ी तो सामने ही साहिल खान खड़ा था। उसने सफेद रंग का बहुत शानदार सूट पहन रखा था और सर पर पगड़ी सजी हुई थी। वो सच में किसी राजा की तरह लग रहा था। मेरी नजर एक पल के लिए उसके ऊपर जम गई थी, लेकिन फिर मैं जल्दी से अपनी नजर झुकाकर एक तरफ खड़ी हो गई। साहिल खान की नजर भी मेरे ऊपर पड़ी तो उसके कदम वहीं रुक गए। उसका दिल सीने में इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा जैसे बाहर आ जाएगा। आज मैं सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी कि उसकी आंखें मेरे ऊपर से हटी नहीं रही थी। उसे लग रहा था कि ये फंक्शन रुक जाना चाहिए। यार साहिल, कहाँ खो गए हो? जल्दी जल्दी चलो और गाड़ी में बैठो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसके दोस्त सिकंदर ने पीछे से आकर उसके कांधे पर हाथ मारा तो वो चौंक कर सीधा हो गया। हाँ, बस चल रहा हूँ यार सिकंदर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ये शादी करके बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा। पता नहीं, मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने ये शादी कर ली तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। साहिल ने अपने दोस्त के कान में धीरे से कहा, अरे यार, तुम भी क्या बारात के वक्त इमोशनल बातें लेकर बैठ गए हो? सब ठीक होगा, तुम बस घबरा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम सारी बातों को भूल जाओ और बस अपनी होने वाली दुल्हन पर ध्यान दो और अपने आने वाले कल का सोचो। अब चलो जल्दी, बहुत देर हो गई है। सिकंदर ने उसे हंसते हुए आगे धकेला और सब गाड़ियों में बैठकर लड़की वालों की तरफ जाने लगे। मैं भी रिया आंटी और अनिका के साथ पिछली सीट पे खामोशी से बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रही। लड़की वालों के घर पहुंचकर खूब धूमधाम से वेलकम हुआ। हॉल में बैठे रिश्तेदार जब मुझे नौकरानी के साथ काम करते देखते तो आपस में बातें करने लगते। देखो कैसी बेशर्म लड़की है, अपने ही खानदान के कातिलों के घर की बहू है और आज उनकी खुशियों में शामिल है। किसी रिश्तेदार औरत ने ताना मारा तो मेरा दिल कट कर रह गया, लेकिन मैं खामोशी से अपने आंसू पी गई। और कुछ देर बाद शादी का फंक्शन शुरू होने वाला था। सब मेहमान अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे कि अचानक दुल्हन अपनी माँ के साथ तेजी से बाहर आ गई और गुस्से में बोली, मैं शादी तब तक नहीं करूंगी जब तक साहिल खान मेरी एक शर्त को पूरा नहीं करेगा। सब लोग हैरत से दुल्हन की तरफ देखने लगे। हीना मैडम ने घबराकर आगे बढ़कर पूछा, अरे बेटी, क्या हुआ? तुम किस शर्त की बात कर रही हो? सब मेहमान देख रहे हैं, चलो अंदर आओ। हीना आंटी ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं आंटी, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। पहले मुझे अपनी शर्त पूरी करवानी है। मैं जब ये शादी करूंगी, अगर आपको मुझे अपने घर की बहू बनाना है तो आपको मेरी शर्त माननी ही पड़ेगी। दुल्हन ने चिल्लाते हुए कहा, अच्छा बेटा, चलो बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? हीना आंटी ने धीमे लहजे में पूछा। मेरी शर्त ये है कि साहिल खान अभी और इसी वक्त सबके सामने इस बदले में आई हुई लड़की फिजा को तलाक देगा। मैं किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे पति के नाम के साथ किसी और औरत का नाम भी जुड़ा हुआ हो। मैं कोई दूसरी बीवी बनकर नहीं रहूंगी। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका पति सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करे। मैं कभी भी अपने पति को किसी के साथ नहीं बांट सकती। पहले यहाँ तलाक होगी जब भी मैं आपके बेटे से शादी करूंगी। दुल्हन ने बहुत ही घमंड और जिद्दी लहजे में ऐलान किया तो हॉल में एकदम सन्नाटा सा छा गया। मैं जो एक कोने में खड़ी थी, ये सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और मैं बेबसी से रोने लगी। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? वो तो सिर्फ एक नौकरानी की तरह हमारे घर में पड़ी है। उसकी कोई हैसियत नहीं है, हम उसे कोई इज्जत नहीं देते हैं। वो सिर्फ हमारे घर में एक नौकरानी की तरह रहती है, जैसे बाकी नौकर रहते हैं। वो हमारे घर के अंदर भी नहीं रहती, वो सिर्फ सर्वेंट क्वार्टर में रहती है और हमारे सामने भी नहीं आती है। इसकी वजह से तुम अपनी शादी मत खराब करो। हीना मैडम ने दुल्हन की माँ के हाथ जोड़ते हुए रिक्वेस्ट की। नहीं हिना बहन, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर साहिल खान को ये रिश्ता चाहिए तो उसे इस लड़की को अभी के अभी तलाक देनी होगी, वरना आप लोग अपनी बारात वापस लेकर जा सकते हैं। दुल्हन की माँ भी अपनी बेटी के साथ खड़ी हो गई। रिश्तेदारों में बातें शुरू हो गई कि ये क्या तमाशा बन गया है। साहिल खान
जो ये सबको सुनकर गुस्से से कांप रहा था, आगे बढ़ा और जोरदार आवाज में बोला, साहिल खान कभी किसी के दबाव में आकर फैसला नहीं करता। मैंने इस लड़की को एक बार अपना लिया है और अब चाहे जो भी हो जाए, मैं इस मासूम को तलाक नहीं दूंगा। मैं अपने फैसलों से पीछे नहीं हटता। मेरे फैसले पत्थर पर लकीर होते हैं। मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। ये मेरी बीवी है और ये हमेशा मेरी बीवी रहेगी। मैं इसे कभी भी तलाक नहीं दूंगा, चाहे ये मेरे घर में कैसी भी रहती हो, लेकिन ये मेरी बीवी है। साहिल ने बहुत ही गुस्से से कहा, साहिल ये तुम क्या कह रहे हो? होश में आओ। एक मामूली से लड़के के लिए तुम इस खानदान में हमारी बेइज्जती करवा रहे हो। क्या तुम पागल हो गए हो? हीना आंटी ने रोते हुए साहिल का बाजू पकड़ा। माँ, बेइज्जती वो लोग कर रहे हैं जो मेरे ऊपर भरी महफिल में अपनी शर्तें थोप रहे हैं। मुझे ये शादी और ये शर्त बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। चलो सब वापस चलते हैं। साहिल ने पक्का फैसला सुनाया और हॉल से बाहर की तरफ चल पड़ा। दोनों खानदानों के लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की। लड़की वाले भी परेशान हो गए, लेकिन साहिल खान अपने फैसले से 1 इंच भी नहीं हटने वाला था। और ऐसे ही बारात बिना दुल्हन के खाली हाथ हवेली वापस आ गई। वापसी के सफर में गाड़ी के अंदर एक ऐसी खामोशी थी जो तूफान आने से पहले होती है, जिसे काशिफ साहब ने तोड़ा। तुमने ये क्या पागलपन किया है साहिल खान? तुमने भरी महफिल में हमारा तमाशा बना दिया। तुम एक 2 कौड़ी की लड़की की वजह से इतने बड़े खानदान से रिश्ता तोड़ आए हो। क्या जवाब दूंगा मैं लोगों को? काशिफ साहब बहुत गुस्से से फट पड़े। पापा, इज्जत इसमें नहीं कि हमने किसी के सामने झुककर उनकी फालतू शर्तें मान ली। मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया और मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। अगर मैंने किसी से शादी की थी तो मैं उसकी इज्जत भी करूंगा। साहिल खान ने बहुत ही सीरियस होकर जवाब दिया। हवेली पहुंचते ही साहिल खान के बाप का गुस्सा आसमान को छू रहा था। तुमने ये क्या किया साहिल खान? पूरे गांव में हमारी नाक कटवा दी। कल रिसेप्शन की दावत है, सारे रिश्तेदार और गांव वाले आएंगे। हम उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे कि बारात खाली वापस आ गई है? काशिफ साहब ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, पापा, आपको परेशान होने की या किसी को मुंह दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कल रिसेप्शन हर हाल में होगा। साहिल खान ने बहुत ही सुकून भरे और मजबूत लहजे में जवाब दिया, क्या बकवास कर रहे हो तुम? जब दुल्हन ही नहीं है और तुमने शादी तोड़ दी है तो रिसेप्शन किसका करेंगे? हम क्या दीवारों से रिसेप्शन करेंगे? साहिल खान ने आगे बढ़कर डर के मारे कांपते हुए मेरा हाथ सबके सामने मजबूती से पकड़ लिया और मेरी आंखों में देखते हुए तेज आवाज में ऐलान किया, दुल्हन तो हमारे घर में पहले से ही मौजूद है। शादी भी हो चुकी है। बस आप लोग अभी और इसी वक्त तैयारी करिए, क्योंकि कल मेरा रिसेप्शन है और मेरा रिसेप्शन इसी के साथ होगा। ये क्या कह रहे हैं आप खान साहब? मैं एक गरीब नौकरानी हूँ। आप मुझे भरी महफिल में से बेइज्जत मत करवाइए। ऊपर वाले के वास्ते मेरा हाथ छोड़ दीजिए। मुझ गरीब के साथ ऐसा मजाक मत करिए। मैं तो आपके पैर की धूल भी नहीं हूँ। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं डर और हैरत के मारे थर थर कांपती हुई रो पड़ी जब साहिल खान ने सब रिश्तेदारों के सामने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी दुल्हन अपनाया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। बकवास बंद करो लड़की, जो मैंने कह दिया तो कह दिया। अब तुम एक नौकरानी नहीं बल्कि मेरी बीवी हो और इस घर की इज्जत हो। अब कोई भी तुम्हें अपनी जगह से नहीं हटा सकता। अब आज से तुम इस घर में काम नहीं करोगी, बल्कि तुम मेरी बेबी के तौर पर पहचानी जाओगी। सब लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। अगर तुमने किसी काम को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं खुद तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। ध्यान रखना। अब जाओ, जाकर कल के रिसेप्शन की तैयारी करो। साहिल ने मेरा हाथ खुद नरमी से छोड़ते हुए बहुत ही तेज आवाज में सबको सुनाकर कहा और अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। अरे गजब हो गया हीना बहन, ये लड़का तो पागल हो गया है। इस दुश्मन की बेटी को सर पर बिठा रहा है। ये क्या तमाशा लगा रखा है? इसने तो हमारी नाक कटवा दी गाँव में। आपका बेटा तो आपके हाथों से निकल चुका है। आपने तो अपने बेटे को समझाने की कोशिश भी नहीं की। रिश्तेदारों में बातें होना शुरू हो गई थी तो साहिल खान के बाप काशिफ साहब ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुमने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है साहिल खान। एक नौकरानी को हमारे बराबर में बिठा दिया है।
ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। पापा, इज्जत इंसान के काम से होती है, खानदानी नाम से नहीं। और ये लड़की मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, इसलिए इस पर उंगली उठाना मेरे ऊपर उंगली उठाने के बराबर है। आज के बाद कोई भी इससे बदतमीजी नहीं करेगा, कोई भी इससे काम नहीं करवाएगा। ये मेरी इज्जत है, ये मेरे साथ रहेगी और इसकी भी उसी तरह इज्जत की जाएगी जैसे मेरी की जाती है। अगर इसके साथ बदतमीजी हुई तो मैं एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगा। साहिल खान ने पलटकर बहुत ही मजबूत और दो टुक लहजे में अपने बाप को जवाब दिया तो वो बेबसी से सर झटक कर रह गए। बस करो, तुम सब बकवास बंद करो। अब जो मेरे बेटे ने फैसला लिया है वही फैसला पक्का है, कोई उसके खिलाफ बात नहीं करेगा। रिया, ले जाओ इस लड़की को और कल के लिए तैयार करो। हिना मैडम ने अपने गुस्से को रोकते हुए हुक्म दिया और सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। रात भर मैं अपनी छोटी सी कोठरी में रोती रही और सोचती रही कि है ऊपर वाले, ये सब कुछ क्या है। वो इंसान जो मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता था, आज उसने मुझे सबके सामने अपना लिया है। क्या वो मुझसे कोई नया बदला लेना चाहता है या ये कोई नई साजिश है? वो मुझे कल किसी और बड़ी सजा से बेइज्जत तो नहीं करने वाला। कल को क्या होगा? क्या वो मुझे तलाक दे देगा या वो मुझे अपने घर से ही निकाल देगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। रो मत फिजा, तेरी तो किस्मत जाग गई है। कल तक तो तू इस हवेली की नौकर थी, आज तो तू इस घर की मालकिन बनने जा रही है। तू तो बड़ी खुशकिस्मत निकली। अनीका ने खुशी से मेरे आंसू साफ करते हुए कहा, तुझे तो पता है अनीका, ये बड़े लोग हैं, उनके दिलों में क्या चल रहा होता है कोई नहीं जानता। ये लोग किसी को ऐसे ही खुशी नहीं देते। मुझे तो इन महंगे कपड़ों से ज्यादा ये पुराने कपड़ों में ही सुकून लगता है। कम से कम इसमें मेरी जान तो ठीक है। मैंने हिचकियां लेते हुए जवाब दिया, अरे पागल लड़की, तो क्यों इतने बुरे ख्याल अपने दिल में ला रही है? ऊपर वाले ने तेरी सुन ली है, तेरी दुआएं रंग लाई हैं। अब देखना, खान साहब तुझे रानी बनाकर रखेंगे। तू बस कल के लिए अच्छे से तैयार हो जा। रिया आंटी ने प्यार से मेरे माथे को चूमा और मुझे दुल्हन के कपड़े देने लगी। तभी दरवाजे पर हीना मैडम खड़ी नजर आई। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है लड़की, ये मत समझना कि मेरे बेटे ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है तो तुम इस घर की मालकिन बन गई हो। मेरी नजरों में तुम आज भी वही हो जो कल थी, नौकर की नौकर। मैं कभी भी तुम्हें वो इज्जत नहीं दे सकती जो इस घर की बहू की होनी चाहिए थी। मैं सिर्फ अपने बेटे की मर्जी से ये काम कर रही हूँ, वरना तुम्हारी इज्जत तो मेरी नजरों में कुछ भी नहीं है। मेरा बस नहीं चलता कि मैं तुम्हें अभी के अभी इस घर से धक्के मार कर निकाल दूं। हीना मैडम ने जहर भरे लहजे में कहा, हीना मैडम, मैंने कभी मालकिन बनने का ख्वाब भी नहीं देखा। मैं तो बस सुकून चाहती हूँ और मैं वैसे ही रहूंगी जैसा आप कहेंगी। मैंने डरते हुए नजर झुकाकर कहा। अगले दिन रिसेप्शन का बहुत बड़ा फंक्शन रखा गया था और मैं किसी परी की तरह सजकर उसी बड़ी कुर्सी पर सर झुकाए बैठी थी। हर कोई मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था, कोई मेरे बीते हुए कल पर ताना दे रहा था। देखो कैसे दुश्मन की बेटी को सर पर बिठा लिया है इस खान लोगों ने। इन लोगों के अंदर कोई इज्जत नहीं बची। रिश्तेदार औरतें बातें कर रही थी कि जब भी साहिल खान मेहमानों से मिलकर मेरी तरफ आया तो उसके कदम वही रुक गए। मैंने लाल रंग का बहुत ही खूबसूरत जोड़ा पहन रखा था और मेरा चेहरा किसी चांद की तरह चमक रहा था। साहिल खान का दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा जैसे अभी बाहर निकल कर आ जाएगा। यार सिकंदर, मुझे आज एहसास हो रहा है कि मैंने इन 3 सालों में इस हीरे को क्यों नहीं पहचाना। मैंने उसे कितना दुख दिया है। मैं तो उसकी मोहब्बत में पूरी तरह गिरफ्तार हो चुका हूँ। मुझे लगता है कि मेरा कल का फैसला गुस्से का नहीं बल्कि मेरे दिल की सच्ची आवाज था। वो सच में मेरी जान है। साहिल खान ने अपने दोस्त के कान में धीरे से कहा और उसकी नजरें मेरे झुके हुए चेहरे से हटी नहीं रही थी। साहिल खान, लोग क्या कह रहे हैं? तुमने सच में बहुत बड़ा फैसला किया है, पूरे गांव में इसकी चर्चा है। सिकंदर ने उसे छेड़ते हुए कहा, मुझे लोगों की फिक्र नहीं सिकंदर, मुझे बस उसकी परवाह है जिसके साथ मैंने बहुत बुरा किया है। अब तो वो तुम्हारी हो चुकी है। अब ये आशिकों वाली बातें छोड़ो और अब जाकर अपनी दुल्हन के पास बैठो। पूरी दुनिया तुम्हें ही देख रही है। सिकंदर ने हंसते हुए उसे मेरी तरफ ढकेला। साहिल खान जब मेरे पास आकर बैठा तो मेरा पूरा शरीर
डर से कांप रहा था। तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो फिजा? मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा। अब मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई दुश्मन नहीं। साहिल खान ने बहुत ही नमी और मोहब्बत भरे लहजे में मेरे कान में धीरे से कहा, तो मैंने हैरत से सर उठाकर उन्हें देखा। आप मुझसे इतनी अच्छे तरीके से बात क्यों कर रहे हैं? क्या आप मुझसे मेरे भाई के किए गए क्या आप मुझसे मेरे भाई के किए का कोई नया बदला लेना चाहते हैं? क्या ये कोई नया खेल है? मैंने डरते डरते कांपती हुई आवाज में पूछा। मैं तुमसे कोई बदला नहीं लेना चाहता फिजा। जो हुआ सो हुआ, वो बीता हुआ कल था। अब तुम मेरा आज और मेरा आने वाला कल हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। तुमने जितने दुख सहे थे, मैं उन सबको भर दूंगा। साहिल खान ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। फंक्शन पूरा हो चुका था और साहिल खान मुझे लेकर अपने कमरे की तरफ आ गया। तुम बहुत थक गई होगी फिजा, यहाँ आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। साहिल खान ने मुझे नरमी से बिस्तर पर बिठाया। वो पानी लेने के लिए बड़ा ही था कि अचानक हवेली का एक पहरेदार घबराता हुआ और डरता हुआ आया। बड़े खान, गजब हो गया, वो आपके भाई का मुजरिम आदिल दोबारा गांव में वापस आ गया है और वो चौक में खड़ा है। वो बहुत अकड़ दिखा रहा है और तेज आवाज में आपको बाहर आने के लिए कह रहा है। ये सुनते ही साहिल खान के चेहरे पर बहुत गुस्सा छा गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो जालिम यहाँ कैसे आ गया? उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे इलाके में आकर मुझे पुकारे? आज तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा और उसका नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा। मेरी गाड़ी निकालो और मेरा वो हथियार लेकर आओ। आज वो नहीं बचेगा। आज मैं अपने भाई का हिसाब बराबर करूंगा। साहिल खान भड़का और तेजी से बाहर की तरफ भागने लगा। ऊपर वाले के वास्ते रुक जाइए साहिल खान, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप अपने हाथ इस गंदगी से खराब नहीं करेंगे। आपको मेरी कसम है, मत जाइए वहाँ। मैंने तेजी से आगे बढ़कर साहिल खान के दोनों बाजू मजबूती से पकड़ लिए और रोने लगी। मुझे छोड़ दो फिजा, आज मुझे मत रोको। उस इंसान ने मेरे जवान भाई को हमसे छीना है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आज उसका अंजाम पक्का है, तुम बीच में मत आओ। साहिल खान ने गुस्से से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की। आपने भी मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कोई दुख नहीं देंगे। क्या आप मुझे अकेला छोड़कर सारी दुनिया के सामने रुलाना चाहते हैं? कि आप चाहते हैं कि मैं भी आपके बिना सारी उम्र रोती रहूं? आप पुलिस वालों को बुलाएं, वो उसे पकड़ लेंगे, लेकिन आप कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। अपने हाथों पर कोई दाग मत लगने दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ऊपर वाले के वास्ते अपने आप को रोकिए। मैं उसके कदमों में बैठ गई और लगातार रोने लगी। मेरी सच्ची मोहब्बत और डर देखकर साहिल खान का गुस्सा पानी की तरह बह गया और उसने मुझे बाजुओं से पकड़कर उठा लिया। रो मत मेरी जान, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। मैं तुम्हारी वजह से अपने बदले की आग बुझा रहा हूँ। सिकंदर, तुम फौरन पुलिस को खबर दो और इसे पकड़वाकर पुलिस के हवाले कर दो। मैं अपने हाथ उसके शरीर से गंदे नहीं करूंगा। साहिल खान ने मेरे आंसू साफ करते हुए पक्का फैसला सुनाया। अगले दिन पुलिस ने आदिल को गिरफ्तार कर लिया और उसे थाने में ले गए। पूरे गांव में सुकून छा गया। साहिल खान पुलिस स्टेशन में सारा मामला निपटाने गया हुआ था और हवेली में मैं अकेली थी। तूने मेरे बेटे पर काला जादू कर दिया है ना? आज मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू सारी जिंदगी याद रखेगी। हीना मैडम ने मुझे बालों से पकड़कर घसीटा और किचन में ले आई। मैडम, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने क्या किया है? मेरे ऊपर रहम करिए, मैंने रोते हुए कहा। तूने मेरे बेटे को पागल बना दिया है। वो अपने भाई का हिसाब लेना भूल गया है। हीना मैडम अंधी हो चुकी थी। साहिल खान जब पुलिस स्टेशन से सारा मामला निपटाकर सुकून के साथ हवेली में वापस आया तो अंदर आते हुए उसे मेरी जोरदार चीख सुनाई दी। वो तेजी से आवाज की तरफ भागा तो देखा कि हीना मैडम किचन में गुस्से से पागल हो रही थी और उन्होंने मेरा नर्म हाथ चूल्हे पर रखा हुआ है और मैं दर्द से तड़प रही थी। हे ऊपर वाले, मैडम मुझे छोड़ दीजिए, मेरा हाथ जल रहा है। ऊपर वाले के वास्ते मेरे ऊपर रहम करिए, मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे मत जलाइए मैडम। मैं दर्द से कांप रही थी और रिया आंटी मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैडम मुझे नहीं छोड़ रही थी और उन्होंने रिया आंटी को भी धक्का दे दिया। ये सब क्या हो रहा है? ये मेरी बीवी को छोड़ दीजिए माँ,
आप पागल हो गई हैं क्या? आपको जरा भी रहम नहीं आता। साहिल खान ने एक भरे हुए शहर की तरह आगे बढ़ा और उसने चूल्हे को फौरन बंद कर दिया। तू मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। इस दुश्मन की बच्ची के लिए इसने तुझे अपने जादू में फंसा लिया है और तू अपने भाई का हिसाब लेना भूल गया और इस लड़की को सर का ताज बना लिया है। इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हीना मैडम गुस्से से चिल्लाई, माँ, इसने ही मुझे कल मुजरिम बनने से रोका है। ये मेरी इज्जत है, मेरी जान बचाई है इसने। और आज के बाद सुन लीजिए सब लोग जो इस हवेली में मौजूद है, अगर किसी ने मेरी फिजा की तरफ आंख उठाकर भी देखा या उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस हवेली की ईंट से ईंट बजा दूंगा और किसी को माफ नहीं करूंगा। साहिल खान इतनी जोर से दहाड़ा कि हवेली में सन्नाटा सा छा गया। मेरी जान, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। तुम्हारा हाथ जल गया है, मेरे ऊपर भरोसा रखो, अब कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। वो जल्दी से मुझे उठाकर अस्पताल की तरफ ले जाने लगा। हॉस्पिटल में मरहम पट्टी के बाद जब मैं रात को वापस अपने कमरे में आई तो मैं अपने दर्द और डर से सहमी हुई बिस्तर पर बैठी थी। मुझे लग रहा था कि शायद हीना मैडम दोबारा आकर मुझे मारेंगी। साहिल खान मेरे पास आया और बड़ी नरमी से मेरा जख्मी हाथ अपने हाथ में ले लिया। मुझे माफ कर दो फिजा, मैंने और मेरे खानदान ने तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म किए हैं। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे सजा दे दो, लेकिन मुझसे दूर मत भागो। अब मैं बदल चुका हूँ, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत हो गई है और अब कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। साहिल खान ने मेरा हाथ प्यार करते हुए बहुत ही मोहब्बत से कहा, क्या आप सच कह रहे हैं खान साहब? क्या सच में मेरे दुखों का वक्त खत्म हो गया है? अब कोई मुझे नहीं मारेगा? मैंने अपने आंसू साफ करते हुए मासूमियत से पूछा। हाँ मेरी जान, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब हमारी जिंदगी का एक नया और खूबसूरत सफर शुरू होगा जहाँ सिर्फ मोहब्बत होगी और कोई गम नहीं होगा। तुम मेरी रानी बनकर रहोगी और मैं तुम्हारा साया बनकर रहूंगा। साहिल खान ने मुस्कुराते हुए मुझे अपने गले से लगाया और वादा किया कि अब कोई तकलीफ मेरे पास नहीं पहुंचेगी। और कमरे में एक मीठी सी खामोशी छा गई जहां दोनों के दिल एक साथ धड़क रहे थे। और एक लंबे दुख भरे सफर के बाद मुझे मेरी सच्ची खुशी और एक प्यार करने वाला हमसफर मिल गया था। क्या सच में हमारी जिंदगी में अब कोई दुख नहीं आएगा? मैंने मुस्कुराते हुए दोबारा पूछा, जैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा हो। तो साहिल खान ने मेरी आंखों में देखते हुए मोहब्बत से जवाब दिया, कभी नहीं मेरी जान, अब इस हवेली में तुम्हारे लिए सिर्फ मोहब्बत और खुशियां होंगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।